जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के सेकंड लेक्चर के साथ आज हम उपलब्ध हुए हैं और ये क्लास जो है न्यू बैच 2023-2024 के लिए शुरू हो रहा है। यानी आप लोग 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो आप सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करें और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो जाकर के बोर्ड के एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आएगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने लोग इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं वो सभी लोग महामना इंस्टीट्यूट में आकर के तुरंत एडमिशन ले लें, क्योंकि 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबके नए बैच शुरू हो गए हैं। और दूसरी चीज ये भी आप दिमाग में रखे रहिए कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं सब वाराणसी के टॉप क्लास के लोग हैं या जाने माने इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं, वो यहाँ क्लास लेते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग खूब मन लगा करके पढ़ें। और एक चीज बता दें कि वीडियो अगर आप देखेंगे तो वीडियो में केवल आपको पढ़ने को मिलेगा और जब महामना इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन ले लेंगे तो पढ़ने को भी मिलेगा और यहाँ पर नोट भी उपलब्ध होगा, नोट भी मिलेगा। इसलिए अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए बोर्ड के एग्जाम में तो तुरंत आकर के आप लोग महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको यानी लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, फिर परिमेय अपरिमेय का योग क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। तो अब जो है हम आपको थोड़ा सा आगे हम बताएंगे और सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रमेयिका के बारे में कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। प्रमेयिका जिसकी इंग्लिश जो होती है वो लेमा होती है। अब प्रमेयिका के बारे में हम लोग समझें प्रमेयिका क्या है। तो देखें, हम आपको बता दें कि प्रमेयिका जो है यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। दिमाग में रखे रहिए, प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। इसको याद रखे रहिएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ सिद्ध किया हुआ कथन? जैसे मान लीजिए हमको 3 + 5 + 7 + 8 हमको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को जोड़ते हैं। इकट्ठे एक बार में 4 संख्याओं को जोड़ने का कोई नियम नहीं है। तो सिद्ध किया हुआ कथन, सिद्ध किया हुआ कथन क्या है? तो पहले 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा और इसके बाद अगर हम चाहें तो ये 7 + 8 हो गया। अब इसके बाद हम 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और फिर ये हो जाएगा 8। अब 15 में 8 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम जोड़ते भी हैं तो दो संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे जोड़ने के लिए कह दिया जाए कि इसको जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ते हैं? जोड़ते हाथ पे जोड़ते हैं कि 3 और धन 5 8 हो गया और 8 7 15 हो गया, 15 और 8 23 हो गया, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। तो ये जोड़ने का तरीका होता है। तो ये सिद्ध किया हुआ कथन है, सिद्ध किया हुआ कथन है। इसको हम लोग जानते हैं कि 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा और कोई संख्या नहीं आएगी, ये हमको पता है। तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। तो प्रमेयिका सबको समझ में आ गया? yes, प्रमेयिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं, ठीक ना? तो डिफिनीशन आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए। प्रमेयिका डिफिनीशन एक बार और हम बता देते हैं, इसके बाद आप लोग बतावें कि प्रमेयिका
यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। चलिए कौन बताएगा, जल्दी बोलिए। चलिए रेहान बताएंगे, पहले रेहान बताइए, जल्दी बोलिए। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। बहुत अच्छा, चलिए स्वीकृति बता दीजिए जल्दी से। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन बता देगा जल्दी? चलिए आशुतोष बताइए जल्दी। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है इसका प्रयोग अन्य किसी कथन को सिद्ध करने में। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो पढ़ने में बहुत तेज हो जाते हैं। आप लोग भी जब साल भर पढ़ेंगे और जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों का भी 100% मार्क आएगा मैथ में, ये हमारी गारंटी है। जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं उस तरह से आप लोग पढ़ते रहें। तो चलिए अब जो है प्रमेयिका के बाद हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम को भी जानना जरूरी है। ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, इनको हम लोग जान लेंगे तब इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुकरात के जो शिष्य थे वो गैलीलियो थे। ये सब यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ हैं। सुकरात को जहर देकर के मारा गया था। सुकरात के जो शिष्य थे वो गैलीलियो थे और गैलीलियो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे। अरस्तु जिनको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। और अरस्तु के जो शिष्य थे वो यूक्लिड थे। ये यूक्लिड बहुत बड़े गणितज्ञ थे और ये सब यूनान के रहने वाले लोग थे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं अब एल्गोरिथम के बारे में। प्रमेयिका तो आपने जान लिया, अब हम लोग एल्गोरिथम के बारे में समझ लें कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखें एल्गोरिथम क्या है, तो यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। लिखा जा सकता है, अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या, इसको अच्छी तरह से समझ लें आप ताकि आगे दिक्कत ना हो आप लोगों को। विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। तो समझ लीजिए आप अच्छी तरह से क्या है, तो यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। यानी ऐसे कर लीजिए जैसे अभी हम एक उदाहरण देकर के सॉल्व किए थे ना, तो सुपरिभाषित चरण, सुपरिभाषित में क्या था, आपको मालूम था कि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा या 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता।
तो इसी को वेल डिफाइन कहते हैं, सुपरिभाषित कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि वह चीज जिसको पूरे ब्रह्मांड के लोग एक ही बात कहें, इसी को कहते हैं सुपरिभाषित। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए जूता, तो जूता भी सुपरिभाषित है। आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी कहेंगे जूता, तो वो कहेगा कि इसको पैर में पहना जाता है। कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि इसका माला पहना जाता है या इसको सिर पे पहना जाता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो इस चीज को जो है, या जैसे मान लीजिए टोपी ही है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि टोपी जो है कमर में लटकाई जाती है, कमर में बांधी जाती है। या चश्मा है, देखते हैं कि बहुत लोग चश्मा को ऐसे सिर पे लटका लेते हैं, सिर पे ऊपर रख लेते हैं, जबकि चश्मा जो होता है वो आंख पर लगाने के लिए होता है। तो ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब हुआ जो वेल डिफाइन है, जिसको पूरे ब्रह्मांड के लोग जानते हैं कि इसका कौन सा उपयोग करना है, इसका क्या करना है, तो ये सुपरिभाषित होता है। तो यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या, जो समस्या अभी थी 3 + 5 + 8 + 7 करके हम लिखे थे ना, तो यही एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका होता है, समझ लीजिए, किसी भी प्रश्न को हल करने का जो तरीका होता है, उस तरीके को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा कि किसी भी प्रश्न को हल करने का जो तरीका होता है, उस तरीका को ही हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि यह एल्गोरिथम शब्द जो है ये कहाँ से आया था? तो ये जो शब्द एल्गोरिथम है, यह एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में फारस, या कह लीजिए फारसी गणितज्ञ थे, फारसी गणितज्ञ थे। और फारसी गणितज्ञ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल-ख्वारिज़्मी। अल-ख्वारिज़्मी। अल-ख्वारिज़्मी, याद रखे रहिएगा। तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है, यह एल्गोरिथम शब्द कहां से आया? तो यह एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ थे, और उन गणितज्ञ का क्या नाम था? अल-ख्वारिज़्मी। याद रखे रहिएगा। तो अल-ख्वारिज़्मी के ही नाम से ये शब्द एल्गोरिथम आया है। अब हम आपको बता दें कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। याद रखे रहिएगा इनके पुस्तक का नाम। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम था हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला मुकाबला। ये इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, याद रखे रहिएगा। तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है, ये एल्गोरिथम शब्द कहां से आया? तो यह एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के गणितज्ञ, 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी के नाम से आया है। और हम आपको बता दें कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो ये जो अल-जबर है ना, इस अल-जबर शब्द से ही अलजेब्रा बना हुआ है। बीज गणित की जो अंग्रेजी आपको मालूम है कि बीज गणित की जो अंग्रेजी होती है, ये होती है अलजेब्रा। यह अलजेब्रा होती है। तो ये अलजेब्रा जो है,
ये अलजबर से ही प्राप्त हुआ है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहेगा। सबसे पहले आपको प्रमेयिका बताया गया, और प्रमेयिका के बारे में क्या बताया गया कि यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। और फिर एल्गोरिथम क्या है, तो यह एक सुपरिभाषित, अभी पूछेंगे आप लोगों से, यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि को प्रदान करता है। माने किसी भी क्वेश्चन को हल करने का जो मेथड होता है, हल करने के मेथड को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। और फिर याद रखे रहिएगा कि यह एल्गोरिथम शब्द कहां से आया, तो 9वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ थे, और वो भी फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़्मी। तो अल-ख्वारिज़्मी से अल-ख्वारिज़्मी के नाम से ये एल्गोरिथम शब्द आया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला। तो यही अल-जबर से बीज गणित की अंग्रेजी निकल करके आई अलजेब्रा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो है अलजबर शब्द कहां से आया, अलजबर की बात मैं कर रहा हूं, अलजबर शब्द कहां से आया, कोई बताएगा आप लोगों में से? चलिए चलिए बताइए जल्दी। सर, ख्वारिज़्मी ने जो पुस्तक लिखी थी हिसाब अलजेबर पर मुकाबला, हाँ, वहीं से अलजबर शब्द आया, ठीक ना? हाँ, और ठीक है। अब एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कौन बताएगा, एल्गोरिथम कहां से आया? चलिए मधु बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। 9वीं शताब्दी के जो अल-ख्वारिज़्मी है वही से एल्गोरिथम। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और तृप्ति बोलिए, ये जो अलजेब्रा शब्द है, अलजेब्रा शब्द कहाँ से आया? हाँ ठीक है, अल-ख्वारिज़्मी के द्वारा, बैठ जाइए, अल-ख्वारिज़्मी के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक थी हिसाब अलजबर व अल-मुकाबला, उन्हीं के द्वारा ये अलजेब्रा शब्द आया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखा जाए, पहले इसको हम आपको समझाते हैं और फिर इसके पहले इसका स्टेटमेंट देखना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? हालांकि लेमा के लिए हमेशा कैपिटल यल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेशल है, ठीक ना? तो अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें क्या है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। अब हम लोग इसके बारे में समझ लें कि अगर दो धनात्मक संख्याएं, हम इसके बारे में बता रहे हैं, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, या दो धनात्मक संख्याएं कहें या दो धनात्मक हम पूर्णांक शब्द का प्रयोग करें तो और अच्छा रहेगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर, यानी हमको मालूम है, तो अगर ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, ठीक ना? अद्वितीय का मतलब डिवाइन,
इसके जैसा कोई दूसरा न हो। तो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, देखिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, Q और R विद्यमान हो, Q और R विद्यमान हो, या हो जाता है BQ प्लस R। अब यहां पर याद रखना है कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R इज लेस देन B हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा सा हम समझ लें अच्छी तरह से कि ये है क्या वास्तव में। A इक्वल टू BQ प्लस R है क्या, इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। अब एक चीज हम आपको बता दें कि अगर दो संख्याएं आपको दी गई हों तो जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा A होती है, जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा A होती है, और छोटी संख्या जो होती है वो B होती है, यानी A इज ग्रेटर देन B होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A जो होता है वो हमेशा B से बड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है और 5 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, यहां लिख देते हैं नीचे, कोई संख्या अगर 5 है और इस 5 को अगर हम 2 से भाग दे दें, ये काम हम लोग निचली कक्षाओं में किए हैं, 4, 5 में किए हैं, 6, 7, 8 में भी इस काम को किए हैं। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां ये नहीं बताया गया था कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो अब अगर इसमें 2 से भाग दिया जाए तो देखिए 2 बार भाग जाएगा, या सपोज कीजिए यहां पे हम 7 रखते हैं, 7 में 2 से भाग देना है हमको। तो 7 में अगर हमको 2 से भाग देना है तो हम 3 बार भाग ले जाएंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 में 7 में से 6 हटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर आपको पढ़े होंगे निचली कक्षाओं में 6, 7, 8 में, तो आपके गुरुजी बताए होंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपने जो भाग दिया है यह भाग सही है कि गलत है। उस समय मेथड लोग बताते थे। तो इसके लिए तरीका यही बताया जाता था कि ये जो 7 है, यह 7 अगर 2 और 3 का गुणा कर दिया जाए, 2 और 3 का गुणा कर दिया जाए, और 2 और 3 का गुणा करके उसमें जो शेषफल है उस शेषफल को अगर जोड़ दिया जाए, शेषफल को जोड़ दिया जाए, तो अगर इतना आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा दिया गया भाग सही है। तो क्या करते थे, 2 का 3 में गुणा करते थे, 2 3 6 हो गया, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जो बड़ी संख्या होती है वो A होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो B होती है। आपके पास 2 और 7 2 संख्याएं दी गई हैं, तो बड़ी संख्या हमेशा A होती है, और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम कहते हैं डिविडेंट। बड़ी जो संख्या होती है उसको हम कहा करते हैं डिविडेंट, ठीक ना, डिविडेंट, यानी इसको हम हिंदी में कहा करते हैं भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, डिवाइजर। भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और जितनी बार भाग जाता है इसको हम कहा करते हैं भागफल। तो भागफल को हम कोसेंट कहा करते हैं, कोसेंट, कोसेंट कहा करते हैं। कोसेंट क्यू से शुरू होता है। और जो शेषफल बचा है, जो बचता है, इसको हम कहते हैं शेषफल। तो शेषफल को हम रिमाइंडर कहा करते हैं। शेषफल जो होता है वह रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर, ठीक ना। और ये भाजक जो है
ये डिवाइजर कहलाता है, डिवाइजर। और ये भाज्य जो होता है ये डिविडेंट होता है, ये जो है डिविडेंट होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम ये 7 इजकल टू हमने क्या लिखा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं 7 इजकल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 हमने लिखा है। तो ये 7 किसके जगह पे लिखा गया है, तो ए के जगह पे लिखा गया है। तो ए के जगह पर 7 लिखा गया है, ये 7 है और इजकल टू 2 तो 2 क्या है, बी है, 2 जो है बी है। और 3 क्या है, कोसेंट है, कोसेंट को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 1 क्या है, रिमाइंडर है, सेसफल है। तो ये हो जाता है आर। तो जिस चीज को हम लोग निचली कक्षाओं में हम लोग इस तरह से पढ़ा करते थे, वही हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसको हमेशा याद रखे रहिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए के जगह पे हमने 7 लिया था, बी के जगह पे हमने 2 लिया था, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, क्यू क्या होता है, कोसेंट, और आर क्या होता है, रिमाइंडर। तो Q और R विद्यमान हो तो उस स्थिति में A इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और हम आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग हम लोग महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में करते हैं, HCF ज्ञात करने में करते हैं, HCF, ठीक है। तो HCF, H का मतलब हाईएस्ट होता है, C का मतलब कॉमन होता है और F का मतलब फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने में करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग ज्ञात करना कल देखेंगे। और फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गया है सबको ना? तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करें और खूब मन लगा करके पढ़ना है, ताकि अगले साल हम लोगों को इस साल के बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ना है, बहुत बढ़िया नंबर हम लोगों को लाना है मैथ में। और हम आपको बता दें कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, इनको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच बन चुके हैं। 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबके नए बैच बन चुके हैं। और ये एकेडमिक बैच की मैं बात कर रहा हूं। अभी 1-2 दिन के अंदर CUET का बैच जो है बनने वाला है, और वो भी लाइव क्लास भी चलेगा, उसका लाइव क्लास भी चलेगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलेगा, वो भी टोटली फ्री चलेगा। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये भी क्लास जो है अति शीघ्र शुरू होने वाला है। और फिर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नोट प्राप्त करने के लिए आपको महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे केवल हवाई फायरिंग से कुछ काम नहीं बनने वाला है। और फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली सूचना जो है, जितनी वीडियो पढ़े उनकी सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। योर मोस्ट वेलकम।